अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक्स के सवालात का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। आज हम शॉर्ट आंसर टाइप 2 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप यानी 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो करने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला सवाल है ट्रांसफार्मर क्या होता है। तकदीमी ट्रांसफार्मर और नज़ूली ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजाहत कीजिए। तो देखिए इस सवाल के जवाब में सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा आला जो छोटे एसी को बड़े एसी में और बड़े एसी को छोटे एसी में तब्दील कर सकता है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, बदलने वाला जो करंट होता है। तो अगर छोटी वैल्यू का करंट है तो उसको वो बड़ा कर सकता है और बड़ी वैल्यू का है तो उसको छोटी वैल्यू में वो कन्वर्ट कर सकता है। उसको हम कहेंगे ट्रांसफार्मर। ओके, अब ये डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि ट्रांसफार्मर जो है वो 2 टाइप का है। तो उनकी जो 2 टाइप्स हैं उनमें से पहली टाइप है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब रहेगा जो बढ़ाने का काम करे। स्टेप अप यानी एक स्टेप आगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी ऐसा आला यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो छोटी एसी को बड़े एसी में तब्दील करता है, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब आप गौर से इस फिगर में देखिए। इस फिगर में हम लोगों ने यहाँ पर एक ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो तो ये एक कोर है। कोर का मतलब है नर्म लोहे की बनी हुई एक चौकोर फ्रेम। इस फ्रेम के लेफ़्ट साइड में हम लोगों ने एक कॉपर वायर की एक वाइंडिंग करी हुई है, यानी लपेटे एक कॉपर वायर को। इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और राइट हैंड साइड में भी हमने एक वाइंडिंग बना के रखे कॉपर वायर की, इसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। मतलब यहाँ पर 2 कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। अब जैसा आप देख रहे हो कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जो घुमाव की जो तादाद है यानी टर्न्स की तादाद, तो वो बहुत कम है। ओके, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टर्न्स है वो हमको ज़्यादा दिख रहे हैं। आप देखो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे ये टर्न्स कम है और इस जगह पर ये टर्न्स ज़्यादा है। अगर मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी को NP लिखता हूँ और नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी को NS लिखता हूँ तो NS जो है वो NP से बड़ा है। ओके, तो ये पहचान होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कॉइल के अंदर टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये था पहला पॉइंट यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट। अब आप देखो इसके कुछ पॉइंट जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो वही वाला है कि सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे। अब सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो EMF होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के अंदर सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि प्राइमरी जो कॉइल है उसके अंदर EMF की वैल्यू कम होगी और सेकेंडरी में EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अब आखिरी चीज़ ट्रांसफार्मर रेशो क्या होगा। ट्रांसफार्मर रेशो का मतलब होता है NS/NP यानी सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ये जो तनासुब है सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद और प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की तादाद, इन 2 लोगों का जो तनासुब है इसको हम ट्रांसफार्मर रेशो कहेंगे। इसको K से ज़ाहिर करेंगे। तो डेफिनेटली NS बड़ा है NP से, इसका मतलब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। ओके, तो ये इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकंड टाइप का ट्रांसफार्मर। सेकंड टाइप का जो ट्रांसफार्मर है वो इसका उल्टा है, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा एसी को मतलब जो बड़ा एसी जो होता है, ज़्यादा कीमत का जो एसी होता है तो उसको वो छोटे एसी में तब्दील कर सकता है। ओके, स्टेप डाउन यानी एक स्टेप नीचे। एक स्टेप नीचे का मतलब रहेगा जो ज़्यादा को कम कर दे। ओके, तो इसे हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसका
डिज़ाइन अगर बनाया जाए कि देखने में ये ट्रांसफार्मर कैसा होता है, तो इसका तरतीबी जो खाका है वो आपके सामने है। आप देखिए इसमें जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये प्राइमरी कॉइल है और ये उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इधर हमारा ये सेकेंडरी कॉइल है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को देखो आप, ये बहुत कम दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एन बड़ा है और एन कम है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी में ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में कम होंगे, तो ये बड़े मतलब बड़े एसी वोल्टेज को वोल्टेज है ना बरकी कवा, तो बड़े एसी बरकी कवा को छोटे एसी बरकी कवा के अंदर ही चेंज कर पाएगा। ओके, इसे कहेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इससे रिलेटेड अगर 4 बातें लिखना है तो पहला पॉइंट तो आपकी फिगर में आ गया। सेकंड पॉइंट वही वाली बात जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स में हमको नज़र आ रही है, और वो ये है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है इट विल बी लेस देन नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी। प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे। अब जहाँ पर टर्न्स ज़्यादा होते हैं वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होता है, वोल्टेज यानी ईएमएफ ज़्यादा होता है। तो क्योंकि प्राइमरी में जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है, इसलिए प्राइमरी का जो वोल्टेज है या प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो ज़्यादा होगा सेकेंडरी से। ओके, और लास्ट आखिरी पॉइंट, जो ट्रांसफार्मर रेशो है वो हम उसमें हमेशा हम सेकेंडरी ऊपर लेते हैं, तो वो आ जाएगा NS/NP। अब आप देखो कि NS जो है वो छोटा है, बराबर है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम है, और NP यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स इन प्राइमरी वो ज़्यादा है। तो छोटे नंबर को जब आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा लेस देन 1, यानी K की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। ओके, तो ये था, मतलब इस तरीके से आप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आप इतने पॉइंट आपने एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। यकसा मैग्नातीसी मैदान में लॉरेंट्ज़ कुव्वत के ज़ेर असर मुस्तकिल रफ्तार से इंतकाली हरकत यानी ट्रांसलेशनल मोशन करने वाले एक सीधे मौसिल में पैदा होने वाला हरकती अमाली ईएमएफ मालूम कीजिए। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, आप देखो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना है, और कहाँ पर, यकसा मैग्नातीसी मैदान के अंदर, यानी एक जैसा मैग्नातीसी मैदान है, उसमें लॉरेंट्ज़ फोर्स हैं। लॉरेंट्ज़ फोर्स के ज़ेर तहत आपको उसमें मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करने वाला एक रॉड है, मान लो सीधा मौसिल है, और उस मौसिल में कितनी ईएमएफ पैदा होगी ये पता करना है। ओके, अब इसके लिए जो हम सबसे पहले जो फिगर जो बनाएंगे, तो वो फिगर आप पहले उसको समझ लो अच्छे से। आप देखो फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हमने ये जो चौकोर आप नज़र आ रहा है आपको, इसमें आप देखो कि यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हैं पूरा चौकोर फ्रेम, तो ये एक मेटल का एक फ्रेम है। ओके, और उसके अंदर ये वाली जो साइड है, येलो कलर में जो साइड आप देख रहे हो BC, ये एक मूवेबल साइड है। मूवेबल साइड मतलब इस साइड को आप पकड़कर अंदर बाहर कर सकते हो। ओके, इसको अंदर भी ले जाया जा सकता है, बाहर भी ले जा सकते हैं। ओके, इसके बाद अब आप एक और चीज़ पे देखो इसमें कि इसमें हर जगह पर आप जैसा देख रहे हैं, ये जगह जगह पर छोटे छोटे सर्कल्स आपको नज़र आएंगे जिसमें पॉजिटिव निशान हमको दिख रहा है। आप याद रखना यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लेन के अंदर आने वाला है, उमूदन अंदर आने वाला है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने सर्कल लिया और उसमें डॉट लिए तो इसका मतलब होता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो पेज से बाहर आ रहा है, उमूदन बाहर। और अगर आपने सर्कल लिया और उसके अंदर एक क्रॉस लगाए तो इसको बोलते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस पेज के अंदर जाएगा, उमूदन। यहाँ पर क्रॉस जो है वो प्लस की जैसा बना हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रॉस आप चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, एक ही बात है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जा रही है, उमूदन। ओके, तो चलो अब आप देखो कि जैसे आपने ये उमूदन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने ये एक चौकोर फ्रेम लिए, उसमें ये जो साइड
सी डी जो है तो ये मूवेबल है। सपोज करो कि ये पहले यहाँ था इस जगह पर, यानी पॉइंट ए डी जो है, साइड ए डी जो है उसके साथ में, यानी ये जो चीज़ है बी सी वो यहाँ लगा हुआ था इस जगह पर, ए डी के साथ जुड़ा हुआ था, और फिर यहाँ से आपने उसको ये सिम्ट में हरकत दिए। हरकत देते देते जब आप उसको आगे बढ़े तो आपने उसको एक्स डिस्टेंस तक लेकर चले गए, यानी टोटल जो फासला कवर हुआ वो एक्स है। अब यहाँ इमेजिन करो कि ए से लेकर डी तक, यानी सी और बी के दरमियान का फासला जो है वो एल है, स्मॉल एल। इस रॉड को क्योंकि आप ये डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप उसको कोई ना कोई रफ्तार से खींचोगे, तो जिस रफ्तार से हम उसको खींचेंगे वो रफ्तार है v। और अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमने शुरू में ही बोले थे, मतलब सवाल के अंदर ही बोला गया था कि लॉरेंट्ज़ फोर्स के तहत, आप याद रखना लॉरेंट्ज़ जो फोर्स होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बार भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार भी होती है। ओके, दोनों होंगे, दोनों एक साथ अमल करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बताना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए यहाँ पर ये वाली चीज़ इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर यह बताया गया है कि इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक, यानी ये पूरे इलाके में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो उमूदन ऊपर से नीचे अमल कर रही है, मतलब ये जो ज़िला बीसी है इसके साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। ओके, ऊपर से नीचे की जानिब है इलेक्ट्रिक फील्ड, जाहिर सी बात है वो बीसी के साथ में जो है वो पैरेलल हो गई। ओके, तो इस तरीके से ये फिगर आपको पहले बनाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अब हम इसका डेरिवेशन जो है वो शुरू करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो सबसे पहले कि यहाँ पर हमने पहले इस फिगर के बारे में जो चीज़ें आपको लिखना है उनको एक बार आप समझ लो। यहाँ पर आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो ABCD है ये एक मुस्ततिल नुमा एक धाती फ्रेम है, धाती तार से बना हुआ फ्रेम है। इसको आपने एक ऐसे मैग्नेटिसी मैदान में ला के रख दिए जो पेज की सतह से उमूदन है। इसमें तीन साइड जो है वो अपनी अपनी जगह रुके हुए हैं, लेकिन चौथी साइड जो है मतलब ज़िला BC जो है तो वो हरकत कर सकता है अंदर बाहर। उसकी जो रफ्तार है वो v है और वो x महवर की पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जाहिर है जब वो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते टाइम पर वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। आप याद रखो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है जिसको आमतौर पर हम ख़ती हरकत बोलते हैं। ख़ती हरकत मतलब एक ख़त में होने वाली हरकत। ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर पूरी बॉडी जो है वो एक लाइन में जाती है, पूरी बॉडी। जैसे ये वाली ये जो बॉडी आप देख रहे हो BC, ये पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ऐसे जाएगी ये सिम्ट के अंदर। अब क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो जा रही है मतलब उसका इंतकाल हो रहा है, वो मुंतकिल हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इंग्लिश में से कहते हैं कि उसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, इंतकाली हरकत कहेंगे। ओके, तो इतनी बातें हम पहले यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि वो जो ज़िला BC है उसने कितना रकबा कवर किया। तो कितना रकबा कवर किया, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज़िला BC पहले यहाँ था, फिर यहाँ से वो इधर गया, तो इसने टोटल मिलाकर ये इतना बड़ा रकबा तैयार किया। ये पूरा रकबा, ये जो रकबा है ये एक तरह का मुस्ततिल है। ओके, और ये जो मुस्ततिल है इसकी लंबाई ये है L और इसकी चौड़ाई ये वाली है X, और एरिया जो है आपको पता है एरिया हमेशा होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के बराबर, यानी L इंटू X के बराबर। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले रकबा निकाल लेंगे। अब रकबा निकालने के बाद अब आप मैग्नेटिसी नफास के बारे में बात करो। मैग्नेटिसी नफास में मतलब इस फ्रेम के साथ में कितना नफास जुड़ेगा, तो नफास का फार्मूला होता है फाई इज़ इक्वल टू, ये जो फार्मूला है फाई इज़ इक्वल टू B इंटू A। एक्चुअली इसके साथ में होता है इंटू कॉस थीटा, साथ में कॉस थीटा भी होता है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 आएगी, कॉस 0 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फाई इज़ इक्वल टू आ गया B इंटू A, और अब इसके अंदर आप A की वैल्यू रख दो, A की ये ऊपर वाली वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू अगर आपने यहाँ रख दिए लाकर तो ये हो जाएगा B इंटू L इंटू X। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, इस तरह से हमने मैग्नेटिसी नफाज मालूम कर लिए। अब आप देखो कि हमारा मेन टारगेट जो है वो हमारी EMF मालूम करना है।
जब हमने मैग्नेटिसी नफाज मालूम कर लिए तो अब ईएमएफ पर आने के लिए आपको फैराडे और लेंस का कानून यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और उसमें भी एक और चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ कद्र मालूम करना हो तो सिर्फ फैराडे का कानून काफ़ी है, अगर आपको सिमत मालूम करना हो तो फिर हम लेंस का कानून भी यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इस सवाल के अंदर हमको कद्र मालूम करना है, इसलिए हम एक काम करेंगे, सिर्फ फैराडे का कानून यूज़ करेंगे। तो फैराडे का जो कानून है उसके मुताबिक उस ज़िला बीसी, वो जो रॉड जो बीसी है वो एक्चुअली एक तरह की सलाख है, वो पीले कलर की जो हमने देखा था अभी फिगर में। तो वो जो सलाख है उसमें पैदा होने वाला जो ईएमएफ है वो ईएमएफ हो जाएगा E इज़ टू डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आपने ये E इज़ टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिया तो ये लेंस के कानून के हिसाब से होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाएगी उसकी सिमत दिखाने के लिए। ओके, लेकिन कद्र दिखाना हो तो फिर माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो E इज़ टू आ जाएगा डी फाई बाई डी टी। अब इसके अंदर फाई की वैल्यू रख दो, ये यानी यहाँ से BLX, ये जो वैल्यू है फाई की, इसको ला के रख दिए। अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि B और L दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को बाहर कर देंगे। जब दोनों को बाहर कर दिए तो ये क्या बन गया, E इज़ टू इस जगह पर जो फार्मूला आपको मिला वो ये मिला, E इज़ टू B इंटू L इंटू अंदर अकेला x बचा था तो डेरिवेटिव वहाँ चले जाएगा dx बाई डी टी। लेकिन आपको मालूम है dx बाई डी टी रफ्तार होती है। ओके, यानी v जो है रफ्तार, ख़ती रफ्तार, वो dx बाई डी टी होगी। तो बस आप इसको उठाकर इक्वेशन 2 में रख दो। जैसे आप उसको वहाँ रखोगे आपको फार्मूला मिलेगा E इज़ टू B इंटू L इंटू V, BLV। ओके, ये फार्मूला है अमाली ईएमएफ का। अगर कोई मौसिल जिस्म, कोई मौसिल सलाख या कोई भी चीज़ मैग्नेटिसी मैदान में अगर वो हरकत करती है लॉरेंट्ज़ फोर्स के ज़ेरे तहत, ओके, तो इस तरीके से हम ज़ेरे असर, ओके, इस तरीके से हम अमाली ईएमएफ का फार्मूला जो है वो मालूम कर सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन बैंक का अगला जो सवाल है और अपना आज के लेक्चर का तीसरा सवाल वो कुछ इस तरह से है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 40 लच्छे यानी टर्न्स मौजूद हैं। ये 100 वोल्ट और 100 वैट पर काम कर रहा है। 100 वोल्ट मतलब उसका बरकी का वाह, ओके, और 100 वैट मतलब उसकी ताकत पर काम कर रहा है। इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में मौजूद लच्छों की तादाद मालूम कीजिए। मतलब आपको नंबर ऑफ टर्न्स मालूम करना है सेकेंडरी में, अगर ये बरकी कवा को 400 वोल्ट तक बढ़ाता हो। अब आप लोग देखो, प्राइमरी के अंदर आपको दिया हुआ है हर चीज़ पे बराबर, यानी गौर करो, आपको प्राइमरी के अंदर दिया गया था 100 वोल्ट और अब बोल रहा है कि 400 वोल्ट तक बढ़ाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये डेफिनेटली स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी छोटे को बड़ा कर सकता है, तो 100 वोल्ट को जो 400 वोल्ट बना दे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ओके, इतनी चीज़ें होने के बाद आपको सेकेंडरी और प्राइमरी में मौजूद बरकी रॉ जो है वो भी मालूम करना है, करंट भी मालूम करना है। देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो जैसा आपने अभी देखा, सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर दी गई है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वो है 40। फिर ईएमएफ दिया हुआ है प्राइमरी का जो कि 100 वोल्ट है। ओके, फिर पावर भी दिया हुआ है प्राइमरी का, प्राइमरी जो है वो कितने पावर पर यानी कितनी ताकत पर वो काम कर रहा है, तो वो है 100 वैट, 100 वैट पर। फिर आपको ये बताया गया है कि सेकेंडरी के अंदर उसने कितना बढ़ाया वोल्टेज को, तो 400 वोल्ट तक बढ़ाया था। ओके, तो ES बराबर 400। आप अगर ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको लिखते आना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। यानी एक बार अगर आपने प्रॉब्लम्स के अंदर देख लिया और उस पर से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी तबई मिकदारें दी गई है और उनकी अलामतें क्या हैं। ओके, ये आप याद रखो। तो ये तमाम चीज़ें लिख लिए। अब मालूम क्या क्या करना है, तो मालूम 3 चीज़ें करना है और वो 3 चीज़ें ये वाली है। सबसे पहले है NS मालूम करो। NS का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। IP मालूम करना है और IS मालूम करना है। अब इसमें भी एक बात है कि सवाल के अंदर अगर आप गौर से देखो आखिरी वाला पार्ट, ख़ास तौर से आप ये वाला जुमला देखो, ये वाला जुमला यहाँ पर सेकेंडरी में और प्राइमरी में मौजूद करंट मालूम करना है। इसका मतलब पहले सेकेंडरी का जिक्र है और फिर बाद में प्राइमरी का। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन वो आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे इस तरह से, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन यूज़ करेंगे। जैसा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, ट्रांसफार्मर इक्वेशन होती है ES/EP इक्वल टू NS/NP। ओके, इसके अंदर तमाम कीमतें ला के रख दो। ES की वैल्यू है 400, EP 100, NS मालूम करना है और NP 40 है। फिर 40 को शिफ्ट करो उधर। जब 40 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो NS बराबर आ जाएगा 400 × 40 और डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप देखो ये 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे और अब आप 4 से ये 40 को ज़रब कर दो तो ये हो जाएगा 160। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर 160 टर्न्स होंगे, जबकि प्राइमरी के अंदर टर्न्स जो है वो सिर्फ 40 ही थे। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी कॉइल है उसकी ताकत दी गई है, ताकत। और आप याद रखना, ताकत के लिए जो फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला है। ताकत का फार्मूला जो है आप याद रखो वो होता है P = V × I। ये पुराना फार्मूला है आप लोगों का। ओके, पावर हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आपके पास है तो उसमें पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज ज़रब करंट। बरकी कावा और बरकी राव का जो हासिल ज़रब है उसको पावर कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पावर इन प्राइमरी कॉइल का अगर आप पावर ले रहे हो तो ये जो करंट है ये प्राइमरी करंट बनेगा और ये जो वोल्टेज है ये EMF बनेगा, वहाँ का EMF। इसलिए हम फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं। ओके, पावर = IP × EP। अब इसमें तमाम कीमतें रख दो। तो पावर है 100, IP मालूम करना है, EP आपको 100 दिया हुआ है, 100 इसको शिफ्ट कर दिए तो उधर जाके अपॉन में जाएगा तो 100/100 यानी 1। तो 1 एम्पियर जो है ये प्राइमरी करंट होगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे के इसमें। आप एक चीज़ यहाँ पर, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल आपके सामने आ रहा है और वो रूल मतलब किस तरीके से आप यूज़ करेंगे उसको आप देखो। सेकेंडरी कॉइल के लिए आप पावर मालूम करो। सेकेंडरी कॉइल का पावर क्या होगा, वही वाला जो प्राइमरी का जैसा था, फॉर्मूला था PS = IS × ES। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मालूम है कि पावर जो है वो प्राइमरी का दिया हुआ था, सेकेंडरी का दिया हुआ नहीं था। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखना, ये रूल आप याद में रखो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है जिसमें पावर इन प्राइमरी इज़ ऑलवेज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। समझ में आया? प्राइमरी का जो पावर है, प्राइमरी में जो ताकत होती है उतनी ही ताकत सेकेंडरी में भी होती है। बस अगर आपने ये रूल याद कर लिए, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लिए अगर, तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब पावर इन प्राइमरी का फॉर्मूला क्या था, वो था करंट इन प्राइमरी इंटू EMF इन प्राइमरी इज़ इक्वल टू। अब पावर इन सेकेंडरी का फॉर्मूला क्या आएगा, करंट इन सेकेंडरी इंटू EMF इन सेकेंडरी। इस तरीके से आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसा हमने देखा कि ये फार्मूला यूज़ किए और इस फार्मूले के अंदर भी PS की वैल्यू हमने वही वाली यूज़ की है जो PP की थी, यानी पावर इन प्राइमरी की जो पावर की जो वैल्यू है 100 वाट, वही हम सेकेंडरी में यूज़ करेंगे क्योंकि पावर बदलता नहीं है, पावर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सेम होता है। ओके, चलो अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो PS की वैल्यू 100, IS मालूम करना है, इधर 40, IP ये गलती से IP हो गया, ये IP नहीं है बल्कि ये IS है। ओके, तो IS इज इक्वल टू ये 400 उधर नीचे चले जाएगा और इस तरह से हो जाएगा 1/4। ओके, ये आपको समझ में आया? यहाँ पे गलती से प्रिंट हो में IP आ गया है, एक्चुअली हम यहाँ पर IS मालूम कर रहे हैं। तो IS बराबर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू IS की वैल्यू है। ओके, इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यानी इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में नज़र आ सकते हैं, इनके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, वो है फिर से ट्रांसफार्मर का ही प्रॉब्लम है। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, यानी प्राइमरी की भी और सेकेंडरी दोनों की भी ज़ाती अमालियत यानी सेल्फ इंडक्टेंस, जिसको L बोलते हैं, हम लोग L से ज़ाहिर करते हैं, उसकी कीमत 200×10⁻⁶ हेनरी है। इन दोनों कॉइल के दरमियान बाहमी अमालियत यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M
की वैल्यू 4×10⁻⁶ हेनरी है। मैग्नातीसी नफास का कितने फीसद हिस्सा एक कॉइल से दूसरे कॉइल में मुंतकिल होगा, यानी हमको ये देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैग्नातीसी नफास उसका ट्रांसफ़र कितना होगा, कितने % से वो ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर। ओके, दोनों जो कॉइल है उनका सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है अपना अपना, और दोनों कॉइल के दरमियान का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी दिया हुआ है। अब ऐसे प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है तो पहले वो लिख लेते। आप देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह, यानी जो चीज़ें दी गई है वो ये है। आपको वो बोला गया था कि प्राइमरी का और सेकेंडरी दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस यानी LP और LS दोनों भी सेम है, और दोनों का म्यूचुअल आपस का बाहमी M वो है 4×10⁻⁶। आप फॉर्मूला याद रखो, परसेंटेज ट्रांसफ़र ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नातीसी नफास का ट्रांसफ़र होने का, मुंतकिल होने का जो परसेंटेज है, जो उसका जो फ़ीसद है, उसका डायरेक्ट फार्मूला है ये वाला M/L × 100। M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन L यानी सेल्फ इंडक्टेंस × 100। ओके, बस इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दो। जैसे आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे आप देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ऊपर 100 है तो उसमें नीचे ये 2 0 कट जाते, ये 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट जाएगा। सारे लोग का आंसर हो गया, सिर्फ 2 बचा हुआ है, इसका मतलब आंसर आया 2%। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो 2% होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पर वो है सवाल नंबर 5। वो है कि एक सोलेनॉइड की ज़ाती अमालियत यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसके लिए फ़िक्रा अख़ज़ कीजिए। फ़िक्रा यानी एक्सप्रेशन या ज़ाब्ता, फार्मूला जिसे कहते हैं। तो सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला मालूम करना है। अब ये सवाल के अंदर आपको सोलेनॉइड, आप चाहो तो फिगर बना सकते हो सोलेनॉइड की। ओके, ज़रूरत नहीं भी है, चाहो तो बनाओ चाहे ना बनाओ कोई मसला नहीं है। अब आप देखो इसमें फ़र्ज़ करो कि एक सोलेनॉइड जो है उसकी लंबाई L है, स्मॉल l, और इसमें से यानी सोलेनॉइड का जो तार है उसमें से एक करंट जो है वो I गुज़र रहा है। जब करंट गुजरेगा तो मैग्नातीसी नफास पैदा होगा। जाहिर है वो मैग्नातीसी नफास डिपेंड करेगा करंट पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं phi इज़ प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा लो तो इक्वल टू L आ जाएगा, तो phi इज़ इक्वल टू L × I। अब इस सोलेनॉइड के अंदर मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है। टोटल पूरे सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगा वो होगा N टाइम्स फ्लक्स इज इक्वल टू L × I। यानी ये जो फ्लक्स है तो ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय N हो जाएगा। इस पर से अगर आपने L की कीमत निकाले तो L की कीमत आ जाएगी N × phi/I। यहाँ पर I का मतलब टोटल करंट है, N का मतलब टोटल टर्न्स हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ फ़र्ज करेंगे और वो ये है, मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी इकाई लंबाई के, इस सोलेनॉइड की जो इकाई लंबाई है उसमें टर्न्स की जो तादाद है तो वो स्मॉल n है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी टर्न्स की तादाद इकाई लंबाई के अंदर मान लो कि वो स्मॉल n है। यहाँ पर याद रखना कैपिटल N टर्न्स की टोटल तादाद है और स्मॉल n टर्न्स की वो वाली तादाद है जो इकाई लंबाई में। इकाई लंबाई का मतलब आप 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। ओके, 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 मीटर के अंदर, 1 मिलीमीटर के अंदर, ये जो चीज़ होती है एक, इसको हम यूनिट लेंथ बोलेंगे। तो इकाई लंबाई के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है। तो ऐसी सूरत में मैग्नातीसी नफास का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा N × L, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लाना है ना, तो उसके लिए आपका यहाँ पर N × L आ जाएगा, स्मॉल l। एक्चुअली ये कैपिटल N की वैल्यू है, इंटू B⁻.A⁻, मैग्नातीसी नफास के फार्मूले के हिसाब से। आप डॉट हटा लो, जब आप डॉट प्रोडक्ट हटा लोगे ये हो जाएगा phi इज इक्वल टू N × L B × A × cos थीटा। ओके, अब यहाँ पर ये जो थीटा है वो 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, इसलिए उसको हटा दिए उसमें से, तो phi इज इक्वल टू हो गया NL × BA। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, phi की ये जो कीमत है ये उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में L इज इक्वल टू N × phi/I था, तो उसको अगर वहाँ रख दिए
तो आप देखो क्या होगा, ये इक्वेशन 1 आपके सामने है, एन फाई अपॉन आई। इसमें फाई की जगह पर आप एन एल इंटू बी ए रख दो, ये हो जाएगा ऐसा। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू एन यानी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल इंटू बी इंटू ए अपॉन आई। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो आई है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एन इंटू एल इंटू आई। यहाँ पर इसको ऐसा, यानी इसका क्या मीनिंग है उसको समझ लो। देखो आई का मतलब है टोटल करंट, और ये टोटल करंट का मतलब रहेगा कैपिटल एन इंटू आई। स्मॉल आई का मतलब है वो करंट जो इकाई लंबाई में से पास हो रहा है या एक टर्न में से जो पास हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से, और ये जो कैपिटल एन है इसकी जगह पर ले सकते हैं एन इंटू एल इंटू आई, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एन की जगह पर एन एल आई लिया हुआ है। ओके, चलो अब इसके अंदर हमने यानी इस स्टेप के अंदर हमने दोनों काम किए। पहले जो ऊपर कैपिटल एन था उसको हटाकर एन इंटू एल ले लिए, और नीचे वाला जो आई था उसको ले लिए एन इंटू एल इंटू आई के बराबर। अब जैसा आप देख रहे हैं कि एन एल से एन एल कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, एक एन एल बचा, बी इंटू ए बचा और नीचे आई बचा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, अब मैग्नातीसी जो नफाज है यानी मैग्नातीसी अमाला जो है यानी मैग्नेटिक इंडक्शन बी सोलेनॉइड का, उसका फार्मूला जो है वो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इसका डेरिवेशन किया था। तो फार्मूला ये वाला था, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन इंटू आई। म्यू ज़ीरो का मतलब है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई का मतलब है करंट, पास होने वाला करंट, बराबर है। तो इस तरीके से बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू जो पुरानी वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो एन आई, इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे, ये वाली इक्वेशन में। जैसे इसको 2 में रखोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू, यानी इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू एन इंटू एल। अब बी की वैल्यू थी तो म्यू ज़ीरो इंटू एन आई इंटू ए और अपॉन में फिर आई। और अब आप जैसा देख रहे हो ये आई से ये आई कट जाएगा, ये एन और ये वाला एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो ये है, एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू एन का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। ओके, ये फार्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड का, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन हो, जिसकी लंबाई एल हो और उसका एरिया जो है वो ए हो। यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखो कि ये एल इंटू ए क्या है, एल यानी लंबाई और ए यानी उसका रकबा, ये हमेशा हजम होता है, यानी सोलेनॉइड के अंदर का हजम। सोलेनॉइड अंदर से उसने कितनी जगह घेरा हुआ है, उसके अंदर का पूरा जो हजम है, पूरा जो वॉल्यूम है, वो एक्चुअली एल इंटू ए है। इसलिए इस फॉर्मूले को आप वी के रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ आप अभी फ़िलहाल इसको ध्यान में रखो कि एन इंटू एल इंटू ए का मतलब वी है, वी यानी हजम। ओके, इस तरीके से हम सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। चलो और आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल इस क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर 6। एक सोलेनॉइड में जिसका कुत्र 2 सेंटीमीटर है और जिसमें लच्छों की तादाद 400 फी सेंटीमीटर है, एक उसके अतराफ एक कॉइल को लपेटा गया है जिसमें लच्छों की तादाद 10 है। इस सोलेनॉइड के कोर की नफूजियत परमियाबिलिटी को कहते हैं। ओके, परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी की कीमत 800 है। इस सोलेनॉइड के लिए अमालियत यानी बी मालूम करना है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो मालूम करना है। ओके, चलो देखते हैं न इंडक्टेंस मालूम, अमालियत का मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस लेंगे हम लोग, इंडक्टेंस मालूम करना है। चलो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले कैपिटल एन बराबर 10, वो जो नंबर ऑफ टर्न्स थे बाहर मतलब मेन। फिर डी जो है डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वो है 400 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 400 टर्न्स, तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो इसको 100 से ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो 400 ज़रब 100, ये कितना हो जाएगा, 4 ज़रब 10 की कुवत 4 ज़ीरो है तो 10 की कुवत 4, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 की कुवत 4 टर्न्स पर मीटर। ओके, म्यू आर जो है रिलेटिव परमियाबिलिटी वो 800 है और आपको एल मालूम करना है, नहीं सेल्फ इंडक्टेंस जो है मालूम करना है।
फार्मूला जो अभी हमने पिछले सवाल में देखा था उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये फार्मूला आ जाएगा म्यू इंटू एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए। आप देखो फार्मूला एक्चुअली ये वही वाला है जो अभी हमने लास्ट इसमें यूज़ किए थे, ये वाला। इस फार्मूले में n का स्क्वायर है, एक्चुअली n का स्क्वायर का मतलब रहेगा n ज़रब n। तो इसमें यहाँ पर n दो मरतबा दिया हुआ था, एक कैपिटल n और एक स्मॉल n, इसलिए दोनों को ले लिए। तो क्या आ गया, म्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए। ओके, अब इसको समझने का एक तरीका ये भी है कि ये जो म्यू है, म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए ऐसा था। आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, म्यू इंटू एन इंटू एल इंटू ए इंटू एन। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो n इंटू एल है ये कैपिटल N हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू इंटू कैपिटल N इंटू ए इंटू एन। इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। चलो बहरहाल ये फार्मूला आप याद रखो, L इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो। म्यू ज़ीरो का मतलब रहेगा परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, जो मीडियम वहाँ मौजूद है उसमें, म्यू इंटू एन इंटू कैपिटल N इंटू ए। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब ये जो म्यू है परमियाबिलिटी, उसको आप ऐसा लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, तो उसका रीज़न है कि रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो। ये म्यू ज़ीरो को अगर म्यू आर की तरफ भेज दिए तो म्यू की वैल्यू आ जाती है म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर। इसलिए आपने म्यू को हटाकर, यानी ये जो म्यू है इसको हटाकर आप म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर ले सकते हो। ओके, इंटू एन इंटू कैपिटल एन इंटू ये जो एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करो, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर इंटू एन इंटू कैपिटल एन इंटू पाई आर को हम d/2 ले सकते हैं क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था प्रॉब्लम में। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर आपको डायमीटर दिया हुआ है, तो पाई आर की जगह पर आप डायमीटर का आधा ले सकते हैं ना, d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर। चलो इसको और आगे बढ़ा दिए तो म्यू ज़ीरो म्यू आर एन इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। जब आप वैल्यूज पुट करोगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एल इज इक्वल टू, देखो म्यू ज़ीरो इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई 10 का पावर -7। म्यू आर जो है रिलेटिव परमियाबिलिटी, आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है 800। स्मॉल एन की वैल्यू जो दी गई थी वो थी 400, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर था तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किए थे, तो 4 तरफ 10 की कुवत 4। कैपिटल एन आपको दिया हुआ है 10 पाई, डी की वैल्यू है 2 ज़रब 10 की कुवत वज़ा 2। ये तमाम वैल्यूज़ इसमें हमने पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व करें। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होते जाएगा, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ाते जाओ उसमें। देखो बाहर के तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई किए तो तमाम नंबर मल्टीप्लाई होकर 32 हो गया। 10 के पावरों को मल्टीप्लाई किए तो 10 का पावर 7 आ गया। अब ये -7 से 10 का पावर +7 कट जाएगा, तो जो चीज़ बची वो कुछ इस तरह से है, 4 पाई इंटू 32 इंटू पाई, ये 4 से 4 भी कट गए, 10 का पावर -4, पाई को बाहर ले लो तो ये हो जाएगा 32 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 128 पाई इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 का पावर -4। अब पाई स्क्वायर की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो होती है 9.87। ओके, किसी को और भी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 9.872 भी ले सकते हो। ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए तो 872, और अगर जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशंस करना है तो 9.87 काफ़ी है। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू ले ली 9.87। अब 128 और 9.87 को मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 1263.36 10 की कुवत वज़ा 4। अब वज़ा 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट पीछे जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो आएगा L इज इक्वल टू 0.1263 हेनरी। ओके, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारा सेक्शन, मतलब 3 नंबर वाला सवालात का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर देखो पहला जो सवाल है वो कुछ इस तरह से है, एक मौसिल हल्का यानी लूप को मैग्नेटिसी मैदान से बाहर खींचने के लिए जो ताकत यानी पावर खर्च होती है उसके लिए फ़िक्रा इन्हें ज़ाब्ता अखज़ करना है। पावर के लिए एक लूप है जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे और उसको बाहर खींचना है, और उसके लिए कितनी ताकत लगेगी वो मालूम करना है।
तो आप हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिसी मैदान से हल्के को बाहर निकालने के लिए दरकार ताकत। अब फिगर जो बनेगी वो फिगर कुछ ऐसी बनेगी। आप देखो हमने यहाँ पर एक हल्का लिया हुआ है जिसका नाम है ABCD। इस फिगर में आप देखो ये ABC और ये D। ओके, तो ABCD नाम का हमने एक हल्का लिया और उसको एक मैग्नेटिसी मैदान में रख दिए। मैग्नेटिसी मैदान जो है वो उमूदन अंदर की तरफ है, उमूदन अंदर इन्हें पेज की सतह के अंदर, इसलिए सर्कल और प्लस के निशान आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, अंदर की जानिब। जब आप इस हल्के को यानी इस लूप को पकड़कर बाहर खींचेंगे, यानी आपने BC साइड को पकड़े मान लो और इसको V रफ्तार से बाहर खींचे। जब आप इसको V रफ्तार से बाहर खींचोगे तो ये वाली जो साइड है ये ऐसे आगे बढ़ेगी और ये इन मैग्नेटिसी लाइनों को क्रॉस करेगी। अगर ये मैग्नेटिक लाइंस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है तो मतलब वहाँ मैग्नेटिसी नफास चेंज होगा, उसकी वजह से इसमें अमाली EMF आएगा, उसकी वजह से इसके अंदर करंट पैदा होगा। वो जो करंट है वो I है और वो करंट हमने ये डायरेक्शन में बताया है ऐसे। ओके, अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई तार हो और उसके अंदर करंट हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐड करती है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स ऐड करेगी ये वाले साइड में इधर अमल करेगी, ये वाले साइड में इधर अमल करेगी, ये साइड में इधर अमल करेगी और ये साइड में हम ऑलरेडी खींच रहे हैं उसको V रफ्तार से। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये वाली कुव्वत और ये कुव्वत कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे से इक्वल और अपोजिट है और इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वाली कुव्वत बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी इसके अंदर वर्क होगा, जो कुछ भी इसके अंदर ताकत होगी, उसका ताल्लुक इस कुव्वत से है। ओके, बस ये आइडिया हम यूज़ करेंगे। चलो देखो इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इस फिगर के बारे में जो कुछ भी डिटेल्स मैंने अभी आपको बताया हूँ वो पूरी डिटेल्स हम इसके अंदर लिखेंगे कि हम किस तरह से हमने एक हल्का लिए, एक लूप लिए और उसको एक मैग्नेटिसी मैदान में रखे, फिर उसको एक सिरे को पकड़कर बाहर खींचे। जब बाहर खींचेंगे तो उसके अंदर करंट आएगा, करंट I पैदा होगा, करंट की वजह से उसमें सभी इसमें जो है कुव्वतें अमल करेंगी, लेकिन ऊपर की और नीचे वाली जो कुव्वतें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और एक कुव्वत बाकी बचेगी अपोजिट वाली। वो जो कुव्वत है उसका फॉर्मूला ये वाला होगा, F1 = I L बार क्रॉस B बार, क्रॉस हटा लो तो साइन थीटा आ जाता। F1 = I L B साइन थीटा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो कि एंगल थीटा जो है वो 90 है, उमूदन है वो एक दूसरे से, L और B एक दूसरे के ऊपर उमूदन है, इसलिए एंगल थीटा 90 लेंगे और साइन 90 = 1। तो ये हो जाएगा F1 = I L B। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप लोग कि कुव्वत तो एक ही बाकी बची हुई है F1, बाकी कुव्वतें तो कैंसिल हो गई थी ना, ऊपर वाली और नीचे वाली, इसलिए आप ये F1 को अब F1 ना बोलते हुए F बोल सकते हैं। तो उसको अगर F बोल दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, F = आ जाएगा I L B। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर ओहम का कानून को याद करो। ओहम का कानून था, ओहम का कानून आपको डेफिनेटली याद होगा, वो था V = I × R। यहाँ पर I तो I है करंट, और ये जो V है इसको आप E लिख सकते हो, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं, ओहम का जो कानून है उसको लिख सकते हैं ये इस तरीके से, E = R × I। इस पर से I की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा E/R। अब आप I की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। जैसे आप इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे F = हो जाएगा E/R L × B। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फैराडे का कानून याद करो। फैराडे का जो कानून था उसका ये कहना था कि E = dφ/dt होता है। ओके, इसके अंदर dφ/dt, तो F के अंदर आप E के अंदर E की ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो जैसे आप इसको 2 में रखोगे आपको ये फार्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, F = ये वैल्यू E की है, बराबर है E × L × B/R, तो dφ/dt × L × B × R, इक्वेशन नंबर 3। अब मैग्नेटिसी नफास जो है वो क्या है? मैग्नेटिसी नफास होता है फ़ = B × A, और A क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी L × X, इसलिए फ़ की वैल्यू आ गई B × L × X। इस वैल्यू को आप फ़ में रख दो, यानी इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। जैसे आप इक्वेशन नंबर 3 में इसको रखेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज F = D फ़ की जगह पर BLX/dt × LB/R। अब B और L को आप, ये जो B और L है इनको बाहर करो तो यहाँ dx/dt बचेगा,
तो बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी एल इंटू बी अपॉन आर। अब आप एक चीज़ देखो, इस फॉर्मूले में ये b और ये b मल्टीप्लाई होंगे तो b का स्क्वायर, ये l और ये l मल्टीप्लाई होंगे तो l का स्क्वायर, और ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये बन जाएगा v, और अपॉन में कौन बचा हुआ है r, अपॉन में r। तो इस तरह से f का फॉर्मूला आ गया b स्क्वायर l स्क्वायर v अपॉन r, यानी इतनी कुव्वत अमल करेगी। अब कुव्वत के फॉर्मूले पर से आप पावर के फॉर्मूले पर जा सकते हो। किस तरीके से जा सकते हैं तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, पावर के लिए जनरली जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है वर्क अपॉन टाइम। ओके, आपको सबको ये फॉर्मूला पता है, काम करने की जो शरह है उसे ताकत कहते हैं। अब ये जो W है इसको आप लिख सकते हो F इंटू एक्स अपॉन टी, क्योंकि वर्क जो है वो हमेशा क्या होता है, कुव्वत और हटाव का हासिल है ज़रब, तो F इंटू एक्स बाई टी। लेकिन एक्स बाई टी क्या होता है, एक्स बाई टी रफ्तार होता है, इसका मतलब आप इसको F इंटू वी लिख सकते हैं। तो पावर हमेशा क्या होगा, F इंटू वी के बराबर। कुव्वत और रफ्तार का जो हासिल ज़रब है वो हमेशा पावर को ज़ाहिर करेगा, ताकत को। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ की है। पावर इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू F इंटू वी। ये कैसे आया वो आप याद रखो, यानी यहाँ पर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पावर का सीधा साधा मतलब W बाय टी है, और इसी को मॉडिफाई करें तो आपको ये फार्मूला मिलेगा F इंटू वी का। ओके, चलो F इंटू वी। अब इसमें आप F की वैल्यू रख दो। जैसे आप F की वैल्यू रखेंगे b स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, अब जाहिर है v से v का स्क्वायर हो जाता, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला आपको जो मिला ये है वो ताकत का फार्मूला जो उस हल्के को मैग्नेटिसी मैदान से बाहर खींचते टाइम पर लगेगा। ओके, एक बड़ा डेरिवेशन है, प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ इसको याद रख सकते हैं। सिर्फ आपको स्टेप्स जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, चलिए चलते हैं अब इस सेक्शन के दूसरे सवाल पर। दूसरा जो सवाल है वो इस तरह से है, एम्पियर का कानून इस्तेमाल करके लामतनाही लंबाई वाले बरकी रो गुजार रहे सीधे मौसिल तार के लिए मैग्नेटिसी अमाला के लिए ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। अब आप एक चीज़ देखो, एम्पियर का कानून की बात हो रही है, तो एम्पियर का जो कानून है ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 10 में था, यानी बरकी रो के सबब मैग्नेटिसी मैदान में। तो ये सवाल वो वाले चैप्टर गए और वहाँ पर ऑलरेडी ये किया हुआ है। ओके, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसके बाद अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक नामज़द खाके को इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर की बनावट और तरीक़ेकार की वजाहत कीजिए। आप देखो, ट्रांसफार्मर का सवाल जगह जगह पर है, यानी MCQ में भी था, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी था, 2 वाले में भी था, 3 वाले में भी और 4 वाले में भी है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर का एक ऐसा पार्ट है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप डिटेल में आप करो और ये बहुत आसान है। तो देखो, सबसे पहले इसके जवाब में आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, जो अभी इससे पहले कई बार देख लिए। ये एक ऐसा आला होता है जो छोटे AC को बड़े AC में और बड़े AC को छोटे AC में तब्दील कर सकता है, उसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर। ओके, इसके बाद इसकी बनावट में आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, एक तरफ प्राइमरी कॉइल, एक तरफ सेकेंडरी कॉइल, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रा हुआ है तो वो है कोर। अब इसका आपको कुछ डिटेल जो है वो लिखने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई ट्रांसफार्मर जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम नरम लोहे से बनी एक फ्रेम लेते हैं जिसे कोर कहा जाता है। इस आयरन कोर पर एक जानिब यानी लेफ़्ट साइड में तांबे का एक तार लपेटकर प्राइमरी कॉइल बनाते हैं, उसके अपोजिट वाले ज़िले पर तांबे का दूसरा तार लपेटकर सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं। प्राइमरी कॉइल में से करंट गुजारते हैं तो वहाँ पर EMF तैयार होता है, मैग्नेटिसी नफाज बनता है। वो मैग्नेटिसी नफाज सेकेंडरी कॉइल पर असर करता है, फिर उसमें अमाली EMF पैदा होता है। ये तमाम बातें आप उसमें लिखेंगे। ओके, तो इसके अंदर अब सबसे पहले नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करते हैं। मान लो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी में NP है और उसका मैग्नेटिसी नफाज फाई सफिक्स P है, तो इसलिए फैराडे के कानून के मुताबिक जो EMF अमाली EMF की वैल्यू प्राइमरी में जो होगी वो होगी EP इज इक्वल टू माइनस डी फाई P बाय dt। अब ये जो डी फाई P जो है इसको आप डी फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं N से मल्टीप्लाई करके, तो इस तरह से ये आ जाएगा E सफिक्स P इज इक्वल टू माइनस NP इंटू
डी फाई बाई डी टी, ये जो फाई है ये मैग्नेटिसी नफाज है, दोनों के दरमियान लिंक्ड। ओके, आप इसमें छोटा सा यहाँ ध्यान में रखो, ये जो डी फाई पी है ये मैग्नेटिसी नफाज है प्राइमरी का, और ये जो डी फाई है ये मैग्नेटिसी नफाज है दोनों का, दोनों के दरमियान एसोसिएटेड, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान दोनों में जो मैग्नेटिसी नफाज और एसोसिएटेड है ये उसकी कीमत है। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशन 1 आ गई। अब जैसी इक्वेशन 1 आई वैसी इक्वेशन नंबर 2 भी आएगी सेकेंडरी के लिए। तो सेकेंडरी के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स NS ले लेंगे, उसका मैग्नेटिसी नफा, उसका EMF हो जाएगा, हमारी EMF ई सफिक्स एस इज इक्वल टू माइनस डी फाई एस बाई डी टी, यहाँ पर आप NS से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ES इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, जैसे आप डिवाइड करेंगे ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ES बाई EP इज इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाई बाई डी टी अपॉन में माइनस NP इंटू डी फाई बाई डी टी। अब जैसा आप देख रहे हो ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, कैंसिल, डी फाई बाई डी टी ऊपर है डी फाई बाई डी टी नीचे है, दोनों को कैंसिल कर दो, जो बचा है वो ये है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इस इक्वेशन को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ये ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है और ये डिसाइड करती है कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अगर स्टेप अप है तो उसमें NS ज़्यादा होगा, स्टेप अप में NS ज़्यादा होगा और स्टेप डाउन में NS छोटा होगा। ओके, तो ये था ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन का मतलब, इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन जो है उसको अखज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर वाला ये जो सवाल है ये यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है। इस सवाल के साथ में इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवालात थे वो तमाम सवालात जो है वो कवर हो गए। और अब मैं आज के इस लेक्चर के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो सॉल्व किया हुआ जो मतलब पूरा ये जो पेपर है तो ये मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ ताकि पढ़ते टाइम पर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाए। ओके, अगले इसके बाद वाला जो चैप्टर है AC सर्किट्स, उसको भी मैं क्वेश्चन बैंक में जो सवाल दिए गए हैं अभी फ़िलहाल पहले इसमें मैं उतने ही सॉल्व करूँगा ताकि वो जो चैप्टर है वो भी आपका चैप्टर तकरीबन पूरा कवर हो जाए उस क्वेश्चन बैंक के सहारे से। ओके, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में AC सर्किट इस चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।